हिंद वॉरियर्स, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से पढ़ भी रहे होंगे। मैं कपिल शर्मा लेके आया हूँ आज आपके लिए जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमारा एक आधा घंटे का लेक्चर हो चुका। आज इस लेक्चर में दोबारा से हम शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहली क्लास हमने लास्ट की थी वोल्केनो पे, यानी कि ज्वालामुखी पर, और ज्वालामुखी से ही आगे आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैं हल्का सा आपको एनडी रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता दूं। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, मैथ और जीएटी का। मैथ में 120 क्वेश्चन होते हैं और जीएटी में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। मैथ का पेपर होता है आपका 300 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 0.83 नंबर की। जीएटी में होते हैं 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल हो गए 600 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1.33 की। और इसमें 50 इंग्लिश के क्वेश्चन, 50 जीएस के क्वेश्चन, 50 साइंस के क्वेश्चन। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस यानी बायोलॉजी, और जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट इवेंट जैसे होते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो जहाँ पर हमने छोड़ा था अपनी कथा को, वहीं से शुरू कर दें हैं। आर यू रेडी? भाई, हमारे पढ़ाने का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम इस कॉपी में लिखी हुई ज़्यादातर लाइन्स को पढ़ेंगे, अर्थात जो हमने कॉपी में नोट्स में लिखा है उन सबको पढ़ेंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस कॉपी को पढ़ा जा सके एक यूनिक तरीके से। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ज्वालामुखी? ज्वालामुखी क्या है सर? लावा का धरती में से निकलना ज्वालामुखी है सर। लावा का धरती में से निकलना ज्वालामुखी है। अब इस परिभाषा को पढ़ूँ मैं, इस टाइम में करना तो थोड़ा दिक्कत कर देगा। जो मेन मेन चीज़ें उनको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, अब रीजन क्या है? ड्यू टू कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनसाइड अर्थ। पृथ्वी के अंदर लगातार ताप बढ़ने के कारण ज्वालामुखी फटते रहते हैं, और पृथ्वी के अंदर लगातार ताप बढ़ने के कारण आपको पता है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ता है। तीनों चीज़ें ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। और तीसरा मेन रीजन इसका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। सर इसका क्या कारण है? सर जब प्लेटें टकराएंगी, सर जब प्लेटें टकराएंगी तो कंपलसरी है लावा तो निकलेगा ही निकलेगा, ऐसे करके। ठीक है, समझ गए? हाँ, ऐसे ही, यही कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। अब ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो और एग्जिट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो कहाँ है? सॉरी, एग्जिट वोल्केनो क्या है? जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब अभी भी कभी भी फट सकते हैं, उनको कहते हैं एक्टिव। और डोरमेंट वोल्केनो, सर अभी तो शांत है पर फ्यूचर की पता नहीं है कब फट जाए। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो मृत ज्वालामुखी है, जो पहले कई सालों पहले, हजारों करोड़ों सालों पहले फटे थे, बट अभी शांत हैं। वास्तविकता में किसी ज्वालामुखी की कभी पता नहीं है कब फट जाए कब ना फटे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिव वोल्केनो हैं जिनको हमारा पता होना चाहिए कौन सा वोल्केनो कहाँ है, कौन सा वोल्केनो कहाँ है। जैसे कि माउंट मेरफी वोल्केनो है इंडोनेशिया में। कौन सा? माउंट मेरफी वोल्केनो इंडोनेशिया में। मोना लोआ वोल्केनो है हवाई में। और किलुआ है हवाई में। स्ट्रोम्फी मेडिटेरियन सी में है। मेडिटेरियन सी का यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्रोत भी है सर। स्ट्रोम्बोली मेडिटेरियन सी में है। इटाना सिसिली में है। विसुवस इटली में। वेरन इंडिया में। एक बार इनको दोबारा से ध्यान से देखिएगा। माउंट मेरफी इंडोनेशिया, मोना लोआ हवाई, किलुआ हवाई, स्ट्रोम्बोली मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्रोत है, ये है की पॉइंट यहाँ पे। इटाना सिसिली में, वेसुवस इटली में, वेरन इंडिया में, अंडमान व निकोबार में, ज़्यादा डीप में जाना चाहो तो। अब डोरमेंट वोल्केनो सर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और एक आध तो भाई पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, एनडी एग्जाम में सर। क्रकाटुआ इंडोनेशिया में, क्रकाटुआ इंडोनेशिया में, फुजियामा जापान में, नारकोडम इंडिया पाया जाता है अंडमान व निकोबार में, किलिमंजारो तनाजिया में। एक बार और दोबारा से, क्रकाटुआ इंडोनेशिया, फुजियामा जापान, नेराकोडम इंडिया, किलिमंजारो टानाजिया। सही, थोड़ा इनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है क्योंकि इनके नाम ही कुछ ऐसे हैं, आप अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करना सीख जाओगे आगे। फिर आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वोल्केनो, वोल्केनो। जैसे माउंट पोपा म्यांमार में पाया जाता है। ये वैसे ज़्यादातर दो। बस मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, सर ये क्या? नोट, सर इस पर ध्यान नहीं दिया। नोट, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है किलुआ, जो हवाई का है। आपसे पूछा जाता है सर कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, आप कहोगे किलुआ, जो कि हवाई में पाया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, जो ऊंचा भी है और एक्टिव भी है,
उसका क्या नाम है, कोटापेक्सी ओजस डेल सोल्डेनो अर्जेंटीना में है कोटापेक्सी। H2O गैस एमिट्स मैक्स ड्यूरिंग वोल्केनोसिस। आहा, सर ये भी नहीं समझ में आया, क्या इंग्लिश सी बोली आपने। हिंदी तो समझ में आती है, हिंदी तो समझ में आती है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे ज़्यादा H2 बाहर निकलती है। आहा, सर इसके नीचे भी तो कुछ है, ये लिख रहा है सर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आगे बढ़ते हैं चलो। अब आती है टाइप्स ऑफ वोल्केनो। सर अभी तो पढ़ाया है सर, ये क्या आया सर, नहीं समझ नहीं है क्या है ये टाइप्स ऑफ वोल्केनो क्या है सर, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा सबर रखो भाई, क्लाइमेक्स भी बाकी है। ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के आधार पे। अच्छा सर आराम मिला। पहला है सील्ड वोल्केनो, दूसरा है कंपोजिट वोल्केनो, तीसरा है कल्डेरा, चौथा है फ्रूट वेस्टेज प्रोविंस, पांचवा है लावा डोमेस्ट, पांचवा है लावा डोमेस्ट। हाँ ये पाँच ही है सर, ठीक है। सर सील्ड वोल्केनो क्या है, इसको देखने पर आपको नहीं लग रहा कि कुछ सील्ड सी बनती जा रही है सर, सील्ड वोल्केनो है, आपको नहीं लग रहा है कुछ सील्ड सी बनती जा रही है, लावा निकला ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये है सील्ड वोल्केनो, ठीक है। यहाँ लावा की श्यानता बहुत कम है, लावा ज़्यादा दूर तक जाता ही नहीं है, जिनकी श्यानता बहुत कम होती है वो ज़्यादा दूर तक फैलते ही नहीं है, ऐसे यहीं रुक जाता है लावा। और विश्व के सबसे बड़ी ज्वालामुखियों में से एक है सर ये, विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक, समझने वाली बात है सर। फिर आता है नंबर 2 पे कंपोजिट वोल्केनो, लावा न तो तरल है न लावा ठोस है। हाँ भाई की पॉइंट है, लिख लो। इससे अलग कोई पूछे लावा कैसा है, द्रव है ठोस है कैसे, आप कह देना बेटा ना तो लावा तरल है और ना ही ठोस है, ना ही ठोस है। और एक और की पॉइंट की बाहर है सर यहाँ एनडीए में, जो ये लावा का मुंह होता है ना, सॉरी मतलब ज्वालामुखी का मुंह होता है, उसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। लावा के मुंह को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनो किस प्रकार के होते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं कि उनका मुंह इस तरीके का होता है, देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे होते हैं, लावा गया ऐसे निकल गया। और सील्ड वोल्केनो में क्या था, सील्ड वोल्केनो में ज़्यादा फैल रहा था, ठीक है। अब आ रहा है कल्डेरा, सबसे तेज फटने वाला ज्वालामुखी। एक चीज़ सोचो, ज्वालामुखी था ऐसा हमारे पास, ये फटा बचा ऐसा, भाई मुंह नहीं उड़ जाएगा जब कोई चीज़ जल्दी से फटेगी, मान लो आप किसी ग्लास वगैरह में या बोतल वगैरह में धमाका रख के छोड़ोगे तो उसका मुंह एक साथ नहीं फट जाएगा, वही वाला सीन है सर। अगला आता है सबसे चौथा, फ्लूड बेसेट प्रोविंस, यानी बेसाल्ट बाढ़ प्रांत। लावाइट लिक्विड है सर, क्या वहाँ बोल रहे थे न तो तरल है और न ठोस है। वेटे जिस ज्वालामुखी से निकल रहा है उसके आधार पर तो बताएंगे कैसा है, और मेनली फाउंड इन साउथ इंडिया। और बेसाल्ट बाढ़ प्रांत जो हैं वो साउथ इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और पांचवा नंबर है लावा डोमेस्ट, लावा की श्यानता बहुत ज़्यादा होती है यहाँ, और लावा बहुत कठोर होता है, ठीक है। सर यहाँ समझने वाली बस एक चीज़ थी, मैं उसको जल्दी जल्दी बताता हूँ। सील्ड ज्वालामुखी में इस प्रकार की सील्ड बन जाती है, कंपोजिट ज्वालामुखी में कुछ इस प्रकार होता है, ज़्यादा नहीं फैलता है ना कुछ होता है। पर यहाँ ये याद रखनी चाहिए, लावा न तो तरल है और ना ही ठोस है। क्रेटर लावा के मुंह को कहते हैं। कल्डेरा क्या, सबसे तेज फटने वाला ज्वालामुखी, इस प्रकार इसका मुंह उड़ जाता है, ठीक है। और फ्लूड वेसल ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, ये लिक्विड होते हैं, ठीक है। आगे लावा डोमेस्ट में एक चीज़ रखनी है, यहाँ लावा की क्षमता बहुत होती है और लावा बहुत कठोर होता है। आगे नया टॉपिक सर, अब तक समझ में कुछ आया ना हो यहाँ से समझना शुरू करना, क्यों सर इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूँ। अब चट्टाने ये पढ़ना है सर हमें। सबसे पहली चट्टान है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान और तीसरी है रूपांतरित चट्टान, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ना डीपली, ठीक है सर। आग्नेय चट्टानों को इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं, अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक, और रूपांतरित चट्टानों को मेटामॉर्फिक। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टानों को पढ़ेंगे। लावा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। सर जो अर्थ की क्रस्ट होती है ना उसमें ये ज़्यादातर पाई जाते हैं। सर ये क्या नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ देखो। हमने अर्थ को 3 हिस्सों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो आग्नेय चट्टानें ये ज़्यादातर क्रस्ट में पाई जाती हैं, क्रस्ट में मैक्सिमम, और जगह भी पाई जाती है पर ज़्यादातर क्रस्ट में। और इसमें
क्रिस्टलन शेप होती है इनकी और डज नॉट कंटेन्स। देख रहे हो एक ज्वालामुखी मेरे पड़ोस में फुका है, कोई है एक्टिव वोल्केनो जो फट गया है, आवाज़ आई होगी ना, हाँ यही है सर। और जीवाश्म नहीं रखते हैं ये ज्वालामुखी। जीवाश्म का हो है, हमको तो यू आए ना है भाई, जीवाश्म कुछ ना होता, जैसे जीव जंतु मर जाते हैं धरती में दब जाते हैं, कुछ सालों बाद उनके कंकाल तंत्र एक जीवाश्म बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है। और दिस इज ए प्राइमरी रॉक्स, दिस इज ए प्राइमरी रॉक्स, ओके, ठीक है। यह दो प्रकार की होती हैं सिलिका की मात्रा के आधार पर। अब ध्यान से सुनना, बंटवारा होने जा रहा है। यह दो प्रकार की होती हैं सिलिका की मात्रा के आधार पर, अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो समझ गए होंगे, अम्लीय जहाँ अम्ल ज़्यादा होगा, क्षारीय जहाँ क्षार ज़्यादा होगा, क्षार ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। और यह दो प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। आहा, हमने इग्नियस रॉक्स को दो हिस्सों में बांटा सिलिका की मात्रा के आधार पर, फिर बांट रहे हैं बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर सर। लोकेशन के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं, बाहरी आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान भी दो तरीके की होती है, अवतलीय आग्नेय चट्टान और पातालीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। फिर फट गया एक और ज्वालामुखी मेरे पड़ोस में, है कोई बकचोदी। सर अभी तक हमने रॉक्स में बस इतना पढ़ा कि रॉक्स तीन तरीके की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आग्नेय चट्टान क्या होती हैं। आग्नेय चट्टान में हमने ये पढ़ा कि लावा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इट इज़ फाउंड मैक्सिमम इन अर्थ क्रस्ट, इट हैज क्रिस्टलन शेप एंड डज नॉट कंटेन्स फॉसिल्स एंड दिस इज अ प्राइमरी रॉक। हमने अभी तक ये 3 पॉइंट पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा कि यह दो प्रकार की होती हैं सिलिका की मात्रा के आधार पर, एक तो अम्लीय चट्टान और एक क्षारीय आग्नेय चट्टान। अम्लीय चट्टान क्या होती हैं, विच हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका, जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका है सर, और जिनके पास माइनर अमाउंट ऑफ सिलिका है वो है क्षारीय आग्नेय चट्टान। फिर हमने इनको दो हिस्सों में बांटा, इनको आग्नेय चट्टानों को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर ये दो तरीके की होती हैं, बाहरी आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। और बाहरी आग्नेय चट्टान होती हैं दो तरीके की भी, अवतलीय और पातालीय, ठीक है। अवतलीय का उदाहरण क्या बन जाएगा आपका सर, ग्रेनिटा और डायोलिट। और बाहरी आग्नेय चट्टान का उदाहरण बन जाएगा बेसिल्ट और गावरो, ठीक है। ये अभी तक हमने पढ़ा। सर अब बात आती है इस डायग्राम के ऊपर, इस डायग्राम को आपको खुद समझना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से समझिएगा। ये इस बात को दिखाता है कि ज़मीन के अंदर जब हम खोदते हैं तो कुछ इस प्रकार की शेप मिलती हैं, तो वो शेप का क्या नाम होगा, जैसे कि इसमें दिख रही हैं। सर अब बात आती है अवसादी चट्टानों पे। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, द रॉक फॉर्म बाई डिपोजिशन एंड सेडिमेंट्री ऑफ सेडिमेंट्स बाई रिवर एंड वाटर। क्या, नदी जल वायु द्वारा एकत्रित किए गए कणों के ठोस होने से बनी चट्टानें अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। जैसे ये कण पत्थर थे, यहाँ नदी गई, वायु गई, ये सब लेके चले गए इनको यहाँ, और एक ठोस चट्टान बना दी, ऐसे बन जाती हैं सर, ठीक है। इट इज़ फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ सरफेस, ये तो यह पृथ्वी की सतह पर ही अधिकतम पाई जाती हैं, यह तो पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाती हैं। और ये फोसिस भी रखती हैं, जीवाश्म भी पाया जाता है। भाई पृथ्वी की सतह के अंदर जीवाश्म ज़्यादा अंदर जाओ तो नहीं मिलेगा, ऊपर ऊपर तो मिल ही जाता है, क्योंकि नीचे ज्वालामुखी उनको तहस नहस कर देता है। यहाँ ज्वालामुखी नहीं है इतना इफेक्टेड, तो यहाँ जीवाश्म है। दिस रॉक इज फाउंड इज लेयर। अब सर इसकी भी डिवाइडेशन की बात आती है। हाँ, तो ये भी तीन तरीके की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनने के आधार पर। मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, भौतिक रूप से बनी चट्टानें, भौतिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें, जो कि कभी रिवर से बनी हो, वाटर से बनी हो, ग्लेशियर से बनी हो, एयर से बनी हो, उन्हें मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन, जैसे लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, ठीक है, ठीक है, समझे। हमने पढ़ा मैकेनिकली फॉर्म, भौतिक रूप से बनी अवसादी चट्टानें। भौतिक रूप से बनी का क्या अर्थ है सर, या तो एयर से बनी हो, या रिवर से बनी हो, या ग्लेशियर से बनी हो। उदाहरण क्या लिख लिया हमने, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। फिर नंबर 2 पे आती हैं ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि नेचुरल तरीके से बनी है, जिसमें आता है कॉल और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो तुम्हें सब में मिलेगा, ये ऑर्गेनिकली भी फॉर्म है, और CaOAl यानी कॉल, कॉल मानी कोयला, ठीक है, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म है। और केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, ठीक है। ये बता रहा है कि ये कैसे कैसे बनी है, फॉर्म हुई है। कोई तो भौतिक रूप से बनी है, कोई
प्राकृतिक रूप से बनी है, कोई रासायनिक रूप से बनी है। और नोट में पॉइंट नंबर 1, गूगल बाबा की आवाज़ में। सर ये नोट में क्या पॉइंट लिखा है? नोट में पॉइंट लिखा है कि सेडिमेंट्री रॉक इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेफिड रॉक्स। यहाँ से बनता है सर क्वेश्चन इंडिया में, या मतलब किसी भी एग्जाम में इनकी पॉइंट से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्ट्रेफिड रॉक्स। ठीक है, अब आती है सर तीसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की बात आती है मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें क्या है? सर आपको रूपांतरित चट्टान को समझने से पहले समझना पड़ेगा रूपांतरण क्या होता है। क्या रूपांतरण? सर रूपांतरण होता है किसी चीज का अपनी अवस्था को बदल लेना ही रूपांतरण कहलाता है। आकार बदल ले, या अपनी स्टेट बदल ले, वॉल्यूम बदल ले, या कुछ भी चेंजेस है तो रूपांतरण है। इसी बात को लागू करते हैं हम रूपांतरित चट्टानों पे। किन चट्टानों पे? रूपांतरित चट्टान। यही बात लागू होती है रूपांतरित चट्टानों पे। कैसे सर? ऐसे कि जब किसी चट्टान का टेम्परेचर बढ़ता है या प्रेशर बढ़ता है तो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। ये रूपांतरित चट्टानों का केस है। इसी प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है रूपांतरण, एक तो कॉन्टैक्ट, एक रीजनल। संपर्क से भी रूपांतरण होता है और क्षेत्र रूपांतरण भी होता है। जब कोई चट्टान लावा के संपर्क में आती है तो वो अपना रूप बदल लेती है। अब भाई कोई चीज़ ठंडी चीज़ किसी गर्म चीज़ के संपर्क में आएगी तो अपना रूप नहीं बदलेगी। ये हॉट, ये कोल्ड। अब आइस को आग में फेंक दें या किसी पेन वगैरह को आप आग में फेंक दो तो उसका रूप नहीं चेंज होगा। पेन का यार, किसी चीज़ को आग में फेंक दो रूप नहीं चेंज होगा। भाई लावा में वो फेंकोगे तो उसका रूप तो चेंज होना कंपलसरी है। और क्षेत्र रूपांतरण, क्षेत्र बदलने के कारण रूपांतरण। सर क्या क्षेत्र? मतलब चट्टान की अपनी नंसर जा रही है सो उसका क्षेत्र बदल गया सर, हैं? पर हमें क्या, हम चलते हैं अपने उसी पॉइंट पर वापस जहाँ हमने छोड़ा था आपको। ठीक है, कहाँ है सर, कहाँ है सर? ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने, यहाँ तक। यहाँ से बढ़ते तापमान के कारण रूपांतर चट्टानों में तत्व एक जगह से आकर रेखाओं का निर्माण करते हैं। तुम्हें तो पता है लाइन रॉक्स। आपने रॉक्स के अंदर लाइंस नहीं बनी देखी? ऐसे रॉक्स है, लाइन बनी नहीं देखी ऐसे? यही वाली बात कह रहे हैं सर ये हमसे। सर हाँ सर, ये क्या है डिब्बे में? मैंने एक बार पढ़ तो लेने के उपनाम है। मैंने कहा लाइमस्टोन को मार्बल कह सकते हैं, सैंडस्टोन को क्वार्ट्ज कह सकते हैं, सील को सिस्ट कह सकते हैं, एरेंटाल को ग्नीसिस, सेल को स्लेट और कॉल को डायमंड भी कहते हैं। ओके सर। आहा हा, आहा हा, अब इम्पोर्टेंट चीज का इंतजार था। अपक्षय। सर इसको समझने से पहले मैं आपको दो शब्दों को समझाना चाहूँगा। सर दो लॉजिकली वर्ड है, एक है अपर्दन, एक है अपक्षय। तो ध्यान से समझिएगा। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन किसी चीज का बहना। बहना सर आपने सुना है मट्टी का बहना, मृदा अपर्दन। किसी चीज का बहना अपर्दन कहलाता है। सर फिर अपक्षय क्या होता है? अपक्षय किसी चीज का विघटन होना, किसी चीज का विघटन होना या अपघटन होना। यानी किसी चीज का विघटन, अपघटन यानी टूटना या जुड़ना अपक्षय कहलाता है। तो क्या है? अपर्दन होता है किसी चीज का बहना, अपक्षय होता है टूटना या जुड़ना। अब समझते हैं ये वाले अपक्षय को। तो यहाँ तो सर चट्टानों की बात चल रही है तो चट्टानों की बात चलेगी। हाँ जी, चट्टानों के विघटन अपघटन को अपक्षय कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेट टू अनोदर इज नोन एज एरोजन, अपरदन। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर प्लेस इज नोन एज अपरदन। हाँ यही वाली बात मैंने बताई है। ये थोड़ा इंग्लिश में बोल गया है, मैं हिंदी में बोलता हूँ। टाइप ऑफ वेदरिंग, 3 टाइप्स की होती है सर वेदरिंग। तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि वेदरिंग 3 तरीके की होती है। एक मैकेनिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग होती है और एक बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। तो शुरू करेंगे सर भाई मैकेनिकल वेदरिंग से हम तो। हाँ मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है? जब अपक्षय जल, नदी व हवा प्राकृतिक बल द्वारा होता है। जब अपक्षय जल के द्वारा हो या नदी के द्वारा हो या अपवाह के द्वारा हो या प्राकृतिक बल के द्वारा हो, वो मैकेनिकल वेदरिंग होगी। सर कैसे? वही कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे लाइक राजस्थान में रात को तो तापमान बहुत कम होता है और दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सर वहाँ वेदरिंग ज़्यादा होती है अपक्षय। ठीक है,
पाराक्रिया क्या होते हैं? फ्रोस्ट्रेक्शन। जल ठोस अवस्था में अपना आयतन 9% बढ़ा लेता है सर। जल ठोस अवस्था में अपना आयतन 9% बढ़ा लेता है। इट कॉजेज वेदरिंग, ये भी एक वेदरिंग का ही कारण है। अपदलन क्या होता है सर? अपदलन कम दाब होने के कारण चट्टान से परत निकलना शुरू हो जाती है सर। जैसे परत, जैसे प्याज से परत निकलती हुई देखी होगी, इसी प्रकार चट्टान से परत निकलती है सर। क्या? अरे यार, परत क्या टूटने लगती है थोड़ी थोड़ी, वो ही तो एक तरीके का अपरदन हुआ। अब होती है केमिकल वेदरिंग की बात। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। केमिकल वेदरिंग क्या होती है सर? ये कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ कार्बोनिक अम्ल बनाता है जो चट्टानों को गिराता है। बेटा कार्बन गद्दारी कर वो। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ कार्बोनिक अम्ल बनाता है जो चट्टानों को गिराता है। कार्बन गद्दारी कर वो। वही वीडियो तो मैंने दोबारा नहीं चली, मैंने उसी आवाज में दोबारा बोला, ठीक है। एग्जाम्पल लाइमस्टोन। नंबर 2, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मिनरल्स ऑफ रॉक एंड विट स्टिक द कॉज ऑफ वेदरिंग। ऑक्सीजन चट्टानों के खनिजों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें कमजोर बनाती है। ऑक्सीजन गद्दारी कर वो। ऑक्सीजन चट्टानों के खनिजों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें कमजोर बनाती है सर। वैसे एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको पढ़ा तो मैं इन चीज़ों को ओरली भी एक पेज पे देता, बट हमारा मेन उद्देश्य नोट्स को हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। अरे सर इतनी मोटी कॉपी। मैं विद इन 2 आवर्स, आधा घंटे की क्लास में वर्ल्ड जियोग्राफी आदि खत्म, इसमें आदि खत्म, आदि इंडियन, आदि फिजिकल, ऐसे करके मैं विद इन 2 घंटे में इस पूरी जियोग्राफी को आपके नोट्सों को पढ़ के दिखा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर बात आती है सर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है सर? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद मिनरल्स ऑफ रॉक एंड व्हील स्टेट। क्या इंग्लिश है गलत सलसी। हाइड्रेशन क्या होता है सर? हाइड्रोजन रिएक्ट करती है मिनरल्स से, वो भी आपको वेदरिंग कराने में फायदा देती है। सॉल्यूशन, फायदा वेदरिंग में फायदा है, फ्लो फ्लो में बोल गया भाई। सॉल्यूशन बिलियन, एनी रॉक गॉट डिसॉल्व वाटर डेट कॉजेज वेदरिंग। सर ये क्या इंग्लिश तो हमें आती नहीं भाई। पानी तो अच्छी अच्छी चीज़ों को गरा देता है, तो ये क्या बात है हुई? फिर आती है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। When weathering is done by plants and animals। अच्छा बेटा, एनिमल्स गद्दारी कर वो। बेटा एनिमल्स तो तुम भी हो। वैसे एक चीज़ बोलूँ, कोई आदमी से बोले अरे शेर, अरे बड़ा खुश होगा, अरे जानवर बड़ा दुखी होगा, उसे पता नहीं है शेर भी जानवर है। हा हा हा। बायोलॉजिकल वेदरिंग समझ में आ गई? वेदरिंग समझ में आ गई? सब कुछ समझ में आ गया? कह दो ऑल इज वेल, कह दो ऑल इज वेल। हमारी क्लास को बहुत टाइम हो चुका है, बट बंद नहीं करेंगे क्योंकि हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है। सॉरी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। भाई स्क्रिप्ट भूल जाता है तेरा भाई। अब यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें सब कुछ लिख रहा है वो नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ेंगे सर। आपको कैसे पता? हमको सब पता। ओहो, शुरू करते हैं माउंटेन्स की कथा को। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। बढ़िया सा रंग लेते हैं, तुम्हारा संग लेते हैं। माउंटेन्स, these are 4 types, these are 4 types। फोल्ड माउंटेन्स, सरबलित पर्वत। यह पर्वत प्लेटों के टकराने के कारण बनते हैं। आप सुन रहे हैं मुझे एबीपी न्यूज़ पर, मैं संवाददाता। आगे पढ़ लूँ, बाद में बताऊंगा। यह पर्वत प्लेटों के टकराने के कारण बनते हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक होते हैं। जैसे हिमालय एशिया में पाया जाता है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, एल्बस यूरोप, एप्लांचिस नॉर्थ अमेरिका, एटलस अमेरिका। सर ये क्या कोपचे में लिख रखा है आपने? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स नहीं दिखा किसी को? ये देखो, ये देखो, नॉर्थ अमेरिका में जो पाया जा रहा है लपांचिस, उसके बारे में लिखा है कि ये पूर्व बलित पर्वत है। फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा, उसमें पढ़ा कि यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक हैं। इनके उदाहरण हैं हिमालय एशिया में पाया जाने वाला, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला, और एंडीज साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला, एल्पिस यूरोप में पाए जाने वाला, एल्पांचिस नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला, और एटलस अफ्रीका में पाया जाने वाला।
इसमें से सभी न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, सिर्फ एप्लांचियस को छोड़कर। यह पहाड़ नहीं पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। हाँ जी, ये क्या है? हाँ जी, यह पहाड़ नहीं पर्वतीय श्रृंखला है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वलय, पर्वतों के प्रकार। इनको मैं बताऊं आपको सभी को, 1 2 3 4, इनको एक ही बार में समझा दूंगा, उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। वलय पर्वतों के प्रकार को समझने के लिए आपको एक खाली स्लाइड लेनी पड़ेगी, ठीक है? उसी को लेते हैं, ठीक है? देखो अब ध्यान से सुनिएगा, अभी बन नहीं पाया यहाँ जुगाड़ हमारा। देखो धीमे से बनाता हूँ। वो धीमे धीमे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे ये है, ठीक है? देखो ऐसे चढ़ रहे हैं तो एंटी क्लीन, ऐसे उतर रहे हैं सिंक्लिन, ऐसे चढ़ रहे हैं एंटी क्लीन, ऐसे उतर रहे हैं सिंक्लिन। अभी डायग्राम दिखाऊंगा, पहले खुद समझो। पहला टाइप है, अभी भी शुरू करता हूँ मैं शुरू से, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ अभी आपके समझ में नहीं आई होगी सर। देखो ऐसे है, जब पर्वत पर ऊपर चढ़ेंगे, जब पर्वत पर ऊपर चढ़ेंगे एंटीक्लिन, इस हिस्से को नीचे उतरने वाले को सिंक्लिन, एंटीक्लिन सिंक्लिन, बस यही तो कह रहा था मैं, ठीक है? अब आती है दूसरे नंबर पर बात सर। दूसरा भी इसी प्रकार बनाते हैं, देखो। और धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और इनको बीच में से काट के देखो, चक्कू तो है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं आरी भारी अला साली आरी, इनको काट दे साली। ज़्यादा ही नहीं हो रहा मेरे मुंह से गलत शब्द, सॉरी भाई। देखो आपको नहीं लग रहा कि ये तो सिमेट्रिकल फोल्ड है सर? सिमेट्रिकल भाई, इधर भी लेफ्ट राइट बराबर है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल ले, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल ले। बट इधर दिख रहा है आपको लेफ्ट राइट बराबर नहीं है, लेफ्ट नॉट इज इक्वल टू राइट, तो ये एसिमेट्रिकल फोल्ड। बस इतना ही था इसमें, एक सिमेट्रिकल एक एसिमेट्रिकल, दो क्लियर। यस सर, हाय जी बोलो यस सर। मैं आज फुल मूड में हूँ भाई पढ़ाने के, ठीक है समझ गए? फुल मूड में हूँ पढ़ाने की। तीसरा जो अभी मैंने एंटीक्लिन और सिंक्लिन बनाया उन्हीं से रिलेटेड है हमारा तीसरा। किस प्रकार है देखो, अब इसको भी तोड़ दो, काट दो। देखो ये भी एंटीक्लिन, ये सिंक्लिन, एंटीक्लिन सिंक्लिन, बट ट्विस्ट क्या है इसमें, आपको नहीं दिख रहा? यहाँ ये कुछ एंगल सा बन रहा है, कुछ एंगल सा बन रहा है? आपको नहीं दिख रहा कुछ एंगल सा बन रहा है? इसी एंगल के कारण इसे कोणीय वलय कहते हैं। और चौथा नंबर तो इतना सरल है कि आप कहोगे झिंगा लाला लाइफ। देखो चौथे को भी समझो, ऐसे कोई पर्वत है तो ये ज़्यादा ही ओवर टर्न नहीं है फोल्ड में, ओवर टर्न फोल्ड नहीं है, ओवर टर्न, तो यही है चौथा। और एक है रिक्यूबनेंट फोल्ड, एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ठीक है? बोलो 500 में, 500 में पैसे नहीं है, 500 में पैसे नहीं है, 500 है। मेरा गला बैठ गया भाई, ठीक है? इनको मैं बता दिया टाइप ऑफ वॉल्केन, वो फोल्ड माउंटेन्स डायग्राम से क्लियर हो चुका हुआ, वीडियो रोक के देखना जरूर। और ज्वालामुखी पर्वत दूसरे प्रकार के पर्वत। पहले प्रकार के कौन से थे सर? पहले प्रकार के बताए तो थे, वो नहीं बताए क्या? ये मास्टर छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा ज्वालामुखी पर्वत पहले कहाँ है? अरे यार ध्यान से देखो फोल्ड माउंटेन्स, ध्यान से देखो फोल्ड माउंटेन्स, ध्यान से देखो फोल्ड माउंटेन्स, और ध्यान से देखो, ठीक है? दूसरी है ज्वालामुखी पर्वत, वह पर्वत जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनते हुए, नाम से क्लियर है, नाम चल टॉप अपराध में है तेरे भाई का। वह ज्वालामुखी पर्वत, वो पर्वत जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनते हैं। सो ज्वालामुखी से पर्वत कैसे, कब, कहाँ? ओहो बड़ा दिक्कत हो गई। अब तो वो भी लॉजिक लगा रहे होंगे जो कभी ना पढ़े हो। दे भाई, ज्वालामुखी है ये, फटा, इससे निकला लावा। ये कुछ और लग रहा है थोड़ी। ये है ज्वालामुखी सर, ये है ज्वालामुखी, ये फटा, लावा निकला ऐसे। तो ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये लावा कभी ठंडा नहीं हुआ होगा, इनसी पर्वत बन गया होगा? ठीक है समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, इनको संग्रहित पर्वत भी कहा जाता है। इसकी ओर बढ़ाती हुई मोना लुआ, जो कि हवाई में पाया जाता है,
किलिमंजारो टैनेजिया में पाया जाता है। इथासिलिक्स में फुजियाना जापान। मोना लोआ हवाई, मोना लोआ हवाई, मोना लोआ हवाई। किलिमंजारो टनाजिया, इथासिलिस और फुजियाना जापान। ट्रिक में कोई भरोसा नहीं करता हूँ। और तीसरा है अवशिष्ट पर्वत, विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक। यह पर्वत अपर्दन अपक्षय के कारण बनते हैं। ठीक है, अपर्दन अपक्षय के कारण बनते हैं। सर अपर्दन मिट्टी बह बह के आई और कड़ पत्थर इकट्ठे हुए और पर्वत बन गया। तो क्या लग रही है सर, ऐसे पर्वत तो हमारे गांव में भी हम भी बना लेंगे। तुम्हें पता है एक पर्वत बने में लाखों हजारों साल लग जाती है, 10-20 लाख साल, करोड़ों साल लग जाती हैं, जब जाके पत्थर तैयार होता है। और जब तक पता नहीं तुम्हारी कितनी पीढ़ियां सिलट जाएंगी। अरावली, नीलगिरी, पासवान। अरावली, नीलगिरी, पासवान। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। क्या पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहा भाई, ये पढ़ रहा, इस चीज को पढ़ रहा हूँ, इतना तो ध्यान दो। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। नीलगिरी और पासवान इंडिया में पाए जाते हैं। ये तीनों इंडिया में पाए जाते हैं, पर अरावली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये कहते हैं अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण थे। ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं सर? अब ये है लॉजिक। ठीक है, अब आती है चौथे नंबर पर बात ब्लॉक माउंटेन्स की। ये है सर, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए जैसे कि ये हमने लिया एक पठार, ठीक है, इसका ये हिस्सा कमजोर है, ये हिस्सा कमजोर है, ये कहीं भी हो सकता है। तो तुम्हें नहीं लगता ये फॉल्ट बनेगा और नीचे गिरेगा कुछ? मतलब लाखों करोड़ों साल है, मैं ये कहूँ ना, तो आप समझ जाना इस चीज़ को। तो भाई इस प्रकार की चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि दूसरे डायग्राम में दिखाई गई है। इस प्रकार की जो ऊंचा हिस्सा होगा उसे होस्ट कहेंगे, जो नीचे है ग्रेवन। होस्ट ग्रेवन, होस्ट ग्रेवन, होस्ट ग्रेवन, होस्ट ग्रेवन, होस्ट ग्रेवन, होस्ट ग्रेवन। और रिफ्ट घाटी ये रही हमारी। यह पर्वत भ्रंश के कारण बनते हैं सर। कैटस्किल माउंटेन्स न्यूयॉर्क में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और बॉस पर्वत फ्रांस में पाए जाते हैं। यही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप सभी को अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद वॉरियर्स।